नमस्कार सभी को। हमारे आज के सेशन सर पर पैर में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मीशा है और मैं अर्ली बर्ड के साथ काम करती हूँ। अर्ली बर्ड नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य लोगों में पक्षियों और प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज का सेशन डॉक्टर रमन कुमार प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर रमन कुमार नेचर साइंस इनिशिएटिव से एक वैज्ञानिक हैं जो पक्षियों पर मनुष्य की गतिविधियों के प्रभाव को पढ़ते हैं। इन्होंने उत्तराखंड के साल जंगलों के वुडपेकर्स यानी कटफोड़ों पर काम किया है और ये धनेश यानी हॉर्नबिल्स पर भी काम करते हैं। रमन सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट्स जैसे अर्ली बर्ड और सीजन वॉच के साथ भी जुड़े हुए हैं, जिनके माध्यम से ये आम लोग विशेष तौर पर स्कूल के बच्चों को पक्षियों और पेड़ों को देखने और समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। रमन और इनके नेचर साइंस इनिशिएटिव के सहयोगी लोगों को प्रकृति के बारे में जागरूक करने के लिए काफी नेचर वॉक्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं और पक्षियों पर बुक्स, पोस्टर्स और पैम्फलेट्स भी पब्लिश करते हैं। सो थैंक यू रमन, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अब। हाँ, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी। सभी को नमस्कार और आज के इस अर्ली बर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो करीब अगले आधे या पौने घंटे के बीच बहुत ही चिड़ियों के संसार के बारे में एक बहुत छोटी सी झलक देखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद मंच खुल जाएगा और आप सब कोई डिस्कशन करना हो, कुछ आपके सवाल हो तो मैं और मेरे सहयोगी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दे पाए। आपसे जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं इस तरह की मीटिंग में, आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से कई बार आपकी आवाज मतलब जो बोल रहा है उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे या एको होगी। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो आप मैसेज में कर देंगे, तो जो हमारे सहयोगी हैं वो उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो पक्षियों मेरे ख्याल से सभी हम पक्षियों से प्रेरित हैं और प्रभावित हैं। तो क्या खास बात है पक्षियों में? दुनिया में कई और तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन जो संबंध मनुष्यों का पक्षियों से है वह शायद ही किसी जीव या प्राणी वर्ग से है। इसकी कुछ वजह हो सकती हैं और इस बारे में आगे चर्चा करेंगे। और फिलहाल शुरुआत करते हैं पक्षी जगत के एक छोटा सा वीडियो मैं शेयर करना चाहूंगा। जी, क्या आप देख पा रहे हैं वीडियो मीशा? हाँ, लेकिन अभी पॉज हो गया है। हाँ, आवाज आ भी रही है है। इसमें। हाँ, तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है, करीब 4 मिनट का है और ये एक झलक दिखाता है दुनिया भर में पक्षियों की क्या विविधता है, उससे आपका परिचय कराएगा और इस बीच हमें मौका देगा कि और लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं वो जुड़ें। जी, तो इस छोटे से वीडियो का आनंद लें आप। ये शुरू होता है।
आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया। अब ये चर्चा शुरू करते हैं। मैं अब एक दूसरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। माफ कीजिए, थोड़ा टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, बीच में रुकावट आ सकती है। रमन, अगर और आप कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं तो वीडियो शेयर करने से पहले आप अपना अगर वीडियो ऑफ कर लें तो शायद बैंडविड्थ आपको ठीक मिलेगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और वीडियो शेयर करने से पहले वो ऑप्टिमाइज वीडियो का बटन क्लिक जरूर करिएगा जी। और एनेबल कंप्यूटर ऑडियो, जॉइन फ्रॉम कंप्यूटर ऑडियो का भी एक ऑप्शन होता है। अच्छा, शेयर कंप्यूटर साउंड, उससे इस समय साउंड मेरे भी सामने क्लियर हो नहीं आ रहा जाएगा। है वो ऑप्शन। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। क्या आप मेरा ये स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ। तो ये अभी रमन हमने रमन जी। एक सेकंड, ये स्क्रीन लेकिन इसका रेजोल्यूशन ठीक नहीं है, बहुत आउट ऑफ फोकस दिख रहा है। तो इस बार जब आप शेयर कर रहे हैं पावर पॉइंट को, जी। इसमें आप ऑप्टिमाइज वीडियो का बटन क्लिक मत करिए। सिर्फ अच्छा, जब अलग से जब वीडियो दिखाने होंगे तो उस समय ऑप्टिमाइज वीडियो का बटन क्लिक करिए, नहीं तो पावर पॉइंट के लिए वो ऑप्टिमाइज वीडियो का बटन आप ठीक है, मतलब मैं समझ ऑफ गया। रखिए। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। दोबारा कोशिश करते हैं। अब वो आप देख पा रहे हैं क्लियर? गरिमा, सॉरी, स्टिल ब्लर्ड। आपने जो बोला मैंने वो किया। हाँ, पहली बार जब आपने शेयर किया था तब एकदम क्लियर दिख रहा था। अच्छा, अब थोड़ा आउट ऑफ फोकस दिख रहा है, पता नहीं क्यों। अब बताएं। परफेक्ट। ओके, थैंक यू। आवाज भी सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। जी। तो अभी एक छोटी सी झलक देखी दुनिया भर में जो चिड़ियों की विविधता है उसके बारे में। एक बहुत ही मजेदार एक इंट्रोडक्शन रहा। एक छोटा सा क्विज हम करते हैं। करीब 8 या 9 सवाल हैं इसमें। तो आपसे अनुरोध है कि जो पोल का बटन है वो यूज करके, उसका इस्तेमाल करके, और अपने जवाब अंकित करें। और ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जवाब देते हैं। तो पहला सवाल। एक मिनट रमन, जी। पोल का मतलब मैं समझा दूं सबको। जी। आपको पार्टिसिपेंट्स लिस्ट के नीचे यस और नो का बटन दिख रहा होगा सभी को। और रमन जो भी सेंटेंस बोलेंगे वो जी। अगर आपको हाँ, अगर आपको हाँ बोलना है तो आप यस पे क्लिक करिए, और नहीं बोलना है तो नो पे क्लिक करिए। पार्टिसिपेंट्स लिस्ट के नीचे ये ऑप्शन दिया गया होगा। हाँ, लोग कर रहे हैं क्लिक। आशा है सभी को सभी ढूंढ पाए होंगे।
गरिमा आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल जी। तो ये आपको ये बताना है कि आपकी समझ से ये जो मैं बात कह रहा हूँ, पहली बात ये है कि सभी पक्षी अंडा देते हैं। तो हाँ या ना में आप जवाब अंकित कर सकते हैं। हमारे क्विज का दूसरा प्रश्न ये है कि सभी पक्षी, जैसे हमारे बताया जाता है कि चिड़ियों को दाना डाल दो, तो सभी पक्षी अनाज खाते हैं, हाँ या ना? मीशा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो क्विज के जो जवाब हैं टैबुलेट करके कुछ समय बाद आप बता सकती हैं मुझे अलग से। ओ ठीक है। हमारा तीसरा सवाल, सभी पक्षी घोंसला बनाते हैं, सही है या गलत आपके समझ से? एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 4 ये है, सभी पक्षी घोंसला बनाते हैं। आप बताएं ये तथ्य सही है या गलत है। पांचवा प्रश्न हमारा है कि कोयल का घोंसला वर्षा ऋतु में ही बनाया जाता है। तो अगर आपको सही लगता हो तो हाँ बोलिए, और गलत लगता हो तो ना बोलिए। छठा स्टेटमेंट यह है कि पक्षी वे डायनासोर हैं जो विलुप्त नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है इस तथ्य के बारे में? नंबर 7, वर्षा ऋतु का संकेत देने वाला चातक पक्षी जिसका वर्णन हमारे ग्रंथों में है, क्या वो वाकई क्या वो काल्पनिक पक्षी है या असली है? अगर काल्पनिक है तो हाँ बोलिए, और यदि आपको लगता है कि वो सत्य है तो ना बोलिए। कोयल से संबंधित एक और सवाल, कोयल केवल काले रंग की ही होती है। नवा सवाल हमारा ये है, मतलब स्टेटमेंट ये है कि कौवा सबसे समझदार पक्षी है। पक्षी जगत में अगर देखा जाए तो हमें कई पक्षियों का जिक्र होता है कि बहुत समझदार हैं, जैसे उल्लू वगैरह। लेकिन सवाल यह है कि कौवा सबसे समझदार पक्षी है। और हमारा आखिरी सवाल, कुछ परिंदों के सर पर पैर होते हैं। तो मीशा जी, क्या जवाब आ रहे हैं हमारे पास? हाँ बिल्कुल। तो कुछ समय बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन सवालों के जवाब पढ़ के आप बताएंगे बहुत बिल्कुल। ब्रीफली, और फिर हम ठीक है। आगे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सॉरी। तो बताएं, पहला सवाल जो था हमारा, सभी पक्षी अंडा देते हैं। तो पहला और दूसरा एक्चुअली मैं नहीं नोट कर पाई थी। हाँ, चलिए मैं दोबारा रिपीट हाँ। कर देता हूँ। पहला सवाल है, सभी पक्षी अंडा देते हैं, हाँ या ना? और दूसरा है, सभी पक्षी अनाज खाते हैं, हाँ या ना, यानी दाना। तो मीशा, तीसरे सवाल में लोगों ने क्या जवाब दिया, आप बताएंगे प्लीज? हाँ, 7 लोगों ने हाँ कहा है और 26 लोगों ने ना कहा है। तो जिन्होंने
जिन 7 लोगों ने हाँ कहा है, कृपया ध्यान दें, आप गलत हैं। तो पक्षी साल भर घोंसलों में नहीं रहते हैं। हमें बोला जाता है और बचपन से ही हमें बताया जाता है कि जैसे हमारे घर होते हैं, पक्षियों के घोंसले होते हैं, रात को हम घर जाके सो जाते हैं और पक्षी अपने घोंसलों में जाके सो जाते हैं। तो जो सही बात यह है कि पक्षी केवल अंडे और बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं। जी, और ये बात मुझे खुद बहुत समय बाद पता चली। मैं भी काफी सालों तक यही मानता था कि पक्षी घोंसलों में रहते हैं। चौथा सवाल ये था, सभी पक्षी घोंसला बनाते हैं। निशा जी, क्या जवाब है लोगों का? 6 लोगों ने हाँ बोला है और 28 लोगों ने ना। तो इस बार भी जो मेजॉरिटी है वो बिल्कुल सही है। सभी पक्षी घोंसला नहीं बनाते हैं। इसमें दो उदाहरण मैं देना चाहूंगा जो पक्षी घोंसला नहीं बनाते हैं, और ये काफी कॉमन हमारे आसपास पाए जाने वाले पक्षी हैं। एक तो कोयल। तो शायद आप जानते हो या नहीं, फिर भी बताना उचित रहेगा। एक कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, और क्या करती है कोयल? अधिकतर कौवों के घोंसलों में अपने अंडे दे देती है चुपके से जाके, और कौवा सोचता है ये मेरे अंडे हैं, और जो बच्चे निकलते हैं वो कौवा समझता है कि ये उसकी संतान है, और उसकी देखभाल और परवरिश होती है, और कोयल अपना मजे से तब तक दूसरे कौवे की तलाश में दूसरा अंडों का दूसरा सेट देने के लिए तैयारी करती है। इसका दूसरा उदाहरण है टिटहरी। तो टिटहरियां सीधे जमीन पर अंडे देती हैं, वो घोंसला नहीं बनाती हैं। तो और भी कई पक्षी हैं जो घोंसला नहीं बनाते हैं। तो ये आम धारणा जो है कि सभी पक्षी घोंसला बनाते हैं, ये सही नहीं है। पांचवें का सवाल मैं पहले ही दे चुका हूं, क्योंकि कोयल अपना घोंसला बनाती ही नहीं है। तो फिर भी मिशा जी बताएंगी। इसका 13 लोगों ने हाँ बोला है और 17 लोगों ने ना। जी, तो जो 13 लोगों ने हाँ बोला है, उनके लिए मैं बता दूं, जैसा मैं कह रहा था, कोयल अपना घोंसला बनाती ही नहीं है, चाहे वर्षा ऋतु हो चाहे कोई भी ऋतु हो। तो इसका सही जवाब है ना। पक्षी वे डायनासोर हैं जो विलुप्त नहीं हुए हैं। मिशा जी? 10 हाँ और 15 ना। तो इसमें जो मेजॉरिटी है वो गलत है। अभी वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि जब डायनासोर विलुप्त हुए थे, उनमें से कुछ प्रकार के डायनासोर बच गए थे, और वे उनकी उत्पत्ति होते होते और वे ही पक्षी में उत्पन्न हुए। और जो हम आज देख रहे हैं वो वाकई में, जो पक्षी देख रहे हैं वो वाकई में बचे हुए डायनासोर हैं। वर्षा ऋतु से एक और सवाल था। चातक पक्षी का जो जिक्र होता है हमारे ग्रंथों में, तो क्या ये काल्पनिक पक्षी है? तो लोग क्या समझते हैं निशा जी? 9 हाँ और 16 ना। तो आप सभी को बता दूं कि ये चातक पक्षी वाकई में एक पक्षी है, और जैसे कि माना जाता है कि ये वर्षा ऋतु से पहले गाना शुरू कर देता है और आ जाता है। तो ये सिद्ध हो चुका है, और कि ये एक प्रकार की कोयल है, जिसको बोलते हैं पाइड कुक, और इसको मल्हार भी बोला जाता है, जिस नाम पर राग भी आधारित है। चातक पक्षी वर्षा से पहले, तो उत्तर भारत में ये अफ्रीका से पलायन करता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका माइग्रेशन। जो मॉनसून के जो करंट्स बनते हैं समुद्र में,
तो वर्षा से पहले जो हवाएं बनती हैं, उनकी सहायता से ये अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मियों के मौसम में पलायन करते हैं। तो कुछ ही हफ्तों में इस पक्षी के दर्शन आपको होंगे। और याद रखिएगा ये बहुत दूर से आया है। हमारा 8वां सवाल था, कोयल केवल काले रंग की होती है, क्या मानना है लोगों का? 18 हाँ और 14 ना। अच्छा, तो जो इसमें मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। मीशा जी, कुछ दिक्कत आ रही थी? ओके, हाँ बताइए। हाँ, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? कुछ एरर मैसेज आया था। तो अभी नहीं देख पा रही मैं। और अब? नहीं। माफ कीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। आप देख पा रहे हैं आप? हाँ, आप देख रहे हैं। तो ये कोयल की तस्वीर है, और मजे की बात यह है कि जो दाईं तरफ है ये भी कोयल है। क्या आपको विश्वास होगा? जो बाईं है वो तो है ही कोयल काले रंग की, लेकिन जो दाईं तरफ है वो भी कोयल है। असल में ये नर और मादा है। तो जो नर है वो काला है, और जो मादा कोयल है वो चितकबर और भूरे रंग की है। जी, हाँ, कौवा सबसे समझदार पक्षी है, ये कितने लोगों का मानना है निशा जी? 12 लोग हाँ कह रहे हैं और 8 लोगों ने ना कहा था। तो वाकई में ये सिद्ध हो चुका है कि कौवा जो है इसका दिमाग बहुत तेज है। और यहाँ तक कि ये पक्षियों में बहुत ही खास स्थान रखता है कि ये पाया गया कि जो इंसानों के चेहरे पहचान पाता है कौवा। बाकी पक्षी इतना पक्षियों को ये काम करने में दिक्कत होती है, लेकिन कौवा हमारे चेहरे एक एक चेहरा पहचान सकता है। और जो हमने कहानी सुनी होगी बचपन में कि कौवा था, प्यासा था, और वो उसको पानी पीना था, घड़े में नीचे था पानी, उसने कंकड़ डालकर पानी का लेवल ऊपर किया और पानी पी पाया। तो वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया है, और इसके वीडियोस भी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अंत में आपको दिखाएं कि कौवा किस प्रकार से पानी पी रहा है और कंकड़ डालकर। और आखिरी सवाल, कुछ परिंदों के सर पर पैर होते हैं? 6 लोगों ने हाँ बोला है और 21 लोगों ने ना। जी, तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन था। असल में मेरा मतलब ये था कि सर यानी हमारा हेड, पर यानी पंख, और पैर यानी पांव। तो ये सभी पक्षियों के होते हैं। सभी पक्षियों का सर भी होता है, पर और पंख भी होते हैं, और पैर भी होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसमें भाग लेने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ी बात करते हैं कि आप काफी वाकिफ होंगे इस बात से कि कुछ भी आप सांस्कृतिक या इवन धार्मिक ग्रंथ
और अगर आप पढ़ें तो उसमें जिक्र होता है, कहीं ना कहीं कोई पक्षी एक मेन कैरेक्टर होता है। तो ये है ये रामायण से लिया गया है। जो जटायु का वर्णन था वो वाकई में एक गिद्ध है। तो इसके कई और उदाहरण भी हैं। कुरान शरीफ में जिक्र है अबाबिल का, कि अबाबिल ने काबे की रक्षा करने के लिए अबाबिल ने बहुत मेहनत की थी, अबाबिलों का झुंड आया था। तो ये भी एक काल्पनिक बात नहीं है, अबाबिल एक पक्षी है वाकई में। और जो दाईं तरफ है तस्वीर, ये है सारस। तो मजे की बात यह है कि सारस का जो जोड़ा है वो जीवन भर साथ रहता है, और इसीलिए इसे इस बात का प्रतीक माना गया है कि जीवन भर तक जो संबंध कायम रहे। हमारी संस्कृति में उसका संबंध सारस या उदाहरण सारस के माध्यम से दिया गया है। और यदि आप नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत से हैं, तो हॉर्नबिल जो ये धनेश चिड़िया है, इसका बहुत घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध है। तो ये दाईं तरफ जो चिड़िया है ये धनेश। और ये तस्वीर है जो कुछ ऐसे पक्षी जो इससे आप परिचित होंगे और आसपास होंगे। और मुझे उम्मीद है आपने इनमें से अधिकतर पक्षी अपने आसपास ही देखे होंगे। और इस बारे में थोड़ा सा कुछ इनकी तस्वीरें देखते हैं, ताकि अगली बार आपको कुछ ऐसा दिखे तो आपको उसका नाम पता हो और आप ध्यान में रखें। गौरैया, तो कहा जाता है, मतलब ये पाया गया कि गौरैया की जो संख्या है वो कम हो रही है। तो ये वाकई में सही है। खासतौर से शहरी इलाकों में कम हुई है बहुत ज़्यादा, जो आमतौर पे ये चिड़िया पाई जाती थी, लेकिन आजकल मतलब पिछले करीब 3 या 4 दशकों से काफ़ी गिरावट आई है। लेकिन जो गांव हैं उसमें अभी भी ये बहुत आसानी से दिख जाती है। कुछ लेख भी आपने पढ़े होंगे कि इनका संबंध मोबाइल टावर्स के आने से है, इनकी संख्या घटने का कारण। तो एक वैज्ञानिक के तौर पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है साइंटिफिकली कि मोबाइल टावर से गौरैया या अन्य किसी चिड़िया पे की संख्या में गिरावट हो। एक बहुत कॉमन चिड़िया है हमारे आसपास दिखती है, और इसको बोलते हैं गुलदुम बुलबुल। बुलबुल से आप परिचित होंगे। जो हमारा गीत है सारे जहां से अच्छा, हम बुलबुलें हैं इसकी, तो ये बुलबुल जो है वो ये चिड़िया है। और बुलबुलें कई प्रकार की होती हैं, लेकिन ये जो है गुलदुम बुलबुल, इसको इसलिए बोलते हैं कि इसके दुम के नीचे लाल रंग होता है। ये मैना है, इससे आप परिचित होंगे। ये सबसे समझदार चिड़ियों में कौवा। और कुछ समय पहले मैं एक लेख पढ़ रहा था और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कौवों से संबंधित था। तो उसमें पाया गया कि ये अखरोट तोड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी कौवे को, और वो एक पेड़ पर बैठा था और उसने गलती से गिराया नीचे, और नीचे सड़क थी, और आते जाती गाड़ी ने की वजह से वो अखरोट टूट गया, उसके टायर के नीचे आके वो टूट गया।
तो कौवे ने सीख लिया कि अखरोट को कैसे तोड़ना है, और अब उस इलाके के जो कौवे हैं वो आमतौर पे ट्रैफिक वाले इलाकों में अखरोट गिरा के, क्योंकि वो खुद सक्षम नहीं है तोड़ने में, तो देखिए कितना समझदार है कौवा। चील, ये खास तौर से शहरी इलाकों में भी काफी ज्यादा संख्या में पाई जाती है। और आपने पढ़ा होगा या आप जानते होंगे कि जो गिद्धों की संख्या कम हुई है पिछले करीब 20 साल के अंदर, तो उनकी जगह काफी हद तक इन चीलों ने ले ली है। तो जो कचरा या मरे हुए जानवर वगैरह, उसका निपटारण करने के लिए गिद्धों के स्थान पर अब बड़ी संख्या में चीलें भी इसमें योगदान कर रही है। दर्जन चिड़िया, टेलर बर्ड, इसका घोंसला बहुत खूबसूरत होता है। ये पत्ते का जैसे दोना बनाते हैं, पत्ते को मोड़ के और तिनकों से पिरो के उसमें एक छोटी सी कटोरी बना देती है, वो ही इसका घोंसला होता है। इसलिए कहते हैं कि ये तिनकों से सिलकर अपना घोंसला बना रही है, इसलिए इसका नाम दर्जन है। इसको टेलर बर्ड भी कहा जाता है। और ये हमिंग बर्ड नहीं है, भारत में हमिंग बर्ड नहीं पाई जाती है, परंतु जो एशिया में पाई जाती हैं जो ऐसी चिड़ियां जो फूलों का रस लेने में सक्षम हैं, वो होती हैं सनबर्ड्स यानी शक्करखोरे। तो ये नर और मादा हैं। तो आप ये भी अगली बार चिड़ियों को देखेंगे तो आप ये भी ध्यान दें कि कुछ प्रजातियों में ऐसा होता है कि चिड़ियों में नर और मादा फर्क होते हैं दिखने में, और कईयों में आप इनमें अंतर नहीं पहचान सकते। जैसे कौवे या मैना या बुलबुल, इसमें नर मादा देखने में एक से होते हैं। ये कोयल के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। और ये है गाय बगुला। इसको गाय बगुला इसलिए बोला जाता है कि ये आपने देखा होगा, आप ध्यान दीजिए, कई बार जब गाय घास चर रही हो या हल चल रहा हो या ट्रैक्टर भी चल रहा हो खेतों में, तो कुछ चिड़ियां, ये बगुले उसके पीछे पीछे चलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा अगली बार अगर आपने नहीं देखा तो वो किस लिए घूमते हैं? वो जो हल या ट्रैक्टर चलने से या गाय के चरने से जो कीड़े मकोड़े तितर बितर होते हैं, उनका शिकार, उनको पकड़कर खाने के लिए ये बगुला इस प्रकार का व्यवहार करता है। टिटहरी की बात हुई, तो टिटहरी अपना घोंसला नहीं बनाती है, खुली जमीन में अंडे देती है। और इसके अंडे ऐसे होते हैं कि जमीन से बिल्कुल मेल खाते हैं, रंग और कैमोफ्लेज जिसको बोलते हैं, और आप बहुत मुश्किल से ढूंढ पाएंगे इसके अंडे जमीन पर। ये इसके बचाव करने का तरीका है। किलकिला या किंगफिशर, ये है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, बड़ा किलकिला। और कुछ काफी समय तक मैं भी मानता था कि ये जो चिड़िया है ये कटफोड़ा है, वुडपेकर। लेकिन ये वाकई में इस चिड़िया का नाम है हुदहुद। और ये लकड़ी में छेद नहीं करती, बल्कि इसकी जो चोंच है, बारीक चोंच, इसकी मदद से जमीन या घास में किस सतह के नीचे रहने वाले कीड़े मकोड़े पकड़कर खाती है। वो इसका मुख्य आहार है। और असली वुडपेकर ये है, यानी कटफोड़ा। और ये सुनहरी कटफोड़े हैं। कटफोड़े के बारे में जिक्र थोड़ा ये करूं कि पर्यावरण में बहुत जरूरी इनका रोल है। इनका महत्व ये है कि ये उन गिने चुने पक्षियों में हैं जो पेड़ों में सुराख बनाने में सक्षम है।
बहुत कम चिड़ियाँ ऐसी हैं जो अपने सुराख पेड़ों में बना पाती हैं, और ये सुराख कई और चिड़ियों और अन्य जीवों के काम आता है, जैसे उल्लू वगैरह रहते हैं और ये कटफोड़ों के सुराखों में ही रहते हैं। तो ये कई प्राणियों के लिए घर बनाने का काम करता है। और मोर से तो सभी परिचित हैं। बया, इसका घोंसला बहुत बारीकी से बनाया जाता है और बहुत सुंदर होता है। शायद आप ये नहीं जानते हो, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक तथ्य इसके बारे में ये है कि जो नर है बया का, वो अपना घोंसला पहले आधा बनाता है और फिर मादा को आमंत्रित करता है कि वो उसको इंस्पेक्शन करे, उसका निरीक्षण करे, और अगर मादा को वो पसंद आता है घोंसला, तभी वो उस घोंसले को पूरा करता है और फिर उसमें वो जोड़ा बनाता है। और कई बार ऐसा होता है कि मादा को पसंद नहीं आता वो घोंसला, तो देखा गया है कि ये उसको छोड़ देता है या बिल्कुल तोड़ देता है और दोबारा से शुरुआत करता है। तो ये एक बहुत एक रोचक तथ्य बया के बारे में। इस पक्षी का नाम है दूधराज और बहुत ही सुंदर इसकी दुम है जो दाहिनी तरफ है, इसलिए ये एक मच्छरिया है, यानी इसका मुख्य आहार है उड़ते हुए कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खी वगैरह खाना। और बहुत ही सुंदर पक्षी है, और खासतौर से इस मौसम में अब ये आ गया है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाता है। तो आप अगली बार थोड़ा सा ध्यान देंगे, जहाँ पे भी गार्डन वगैरह हो तो ये अधिकतर स्थानों पर पाया जाएगा। इस पक्षी को बोलते हैं सतभाई, और ये बहुत ही शोर मचाने वाले पक्षी हैं, हमारे आसपास रहते हैं और झुंडों में रहते हैं, अक्सर बहुत शोर मचाते हैं। तो आप एक इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं दोबारा से आपसे आग्रह करता हूं कि थोड़ा सा ध्यान से दें। तो जब भी आप ये झुंड देखते हैं बैबलर्स का, यानी सतभाई का, तो आप ध्यान दें कि उनमें से एक थोड़ा ऊंचाई पर बैठा होता है हमेशा। वो इसलिए कि उसकी ड्यूटी है संतरी की, यानी उसका काम यह है कि खतरे पर नजर रखे और जो बाकी चुग रहे हों उसके साथ ही उनको सचेत करे अगर कोई खतरा हो। फिर लोगों ने सोचा, मतलब वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर एक ही जने की ड्यूटी है संतरी की, तो बाकी तो खा पी रहे हैं, तो इसको आहार कैसे मिलता है। तो उन्होंने पाया कि जो संतरी की ड्यूटी है वो चेंज होती है। तो कुछ घंटों बाद या कुछ मिनटों बाद वो चिड़िया नीचे आ जाती है और दूसरा झुंड का एक कोई दूसरा सदस्य संतरी का रोल निभाता है। तोते कई प्रकार के होते हैं। ये सबसे कॉमन है रोज रिंग पैराकीट, और आप देखेंगे कि इसके गर्दन पर गुलाबी छल्ला है, इससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। दयाल बोलते हैं इसको, मैकपाई रॉबिन, और इसका गाना चिड़ियों में बहुत ही सुंदर है, और ये अलग अलग गाना गाती है और इसमें माहिर है, और अलग अलग प्रकार से गाती है। वही गाना अगले दिन आप सुनेंगे तो वो रिपीट नहीं होगा। घुघुती और ये उल्लू। ये पपीहा बोला गया है इस चिड़िया को, और ये कोयल से संबंधित है, और कोयल की तरह ये भी अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। और अगर समय होगा तो मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा आपको
इनके बारे में अंत में। तो एक झलक देखी हमने हमारे आसपास जो पाए जाने वाले पक्षी हैं, लेकिन आखिर कितने पक्षी हैं दुनिया में? तो अभी तक का अनुमान यह है कि दुनिया में करीब 10,000 प्रजातियां हैं पक्षियों की, जिनमें से 1200 से अधिक हमारे देश में पाई जाती हैं। तो आप से एक और आग्रह है कि अगले कुछ दिनों में आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने आसपास। चाहे लॉकडाउन हो तो आप अपने घर के आसपास फिर भी नजर रख सकते हैं। तो ये कोशिश करें कि कितनी चिड़ियां आप देख पा रहे हैं, कितने प्रकार की चिड़ियां अपने आसपास देखते हैं। और मैं भी लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ था तो मैंने भी ये शुरू किया था। तो मजे की बात यह है कि मैं अब देहरादून में रहता हूँ और शहर के बीच में, और शहर के बीचों बीच मैं करीब औसतन 25 प्रजातियां एक बार में 15 मिनट में देख पाता हूँ अपने आसपास। तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दें, और तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम 10-12 प्रजातियां आप अपने पास रूटीनली देख पाएंगे। तो पक्षी संसार बहुत विविध है, जैसे हम बात कर रहे थे। इसमें छोटे से बड़े, यानी जो लेफ्ट में चिड़िया है जो बाईं तरफ है, ये एक मुनिया है। तो इसका आकार आपकी मतलब हथेली जितना है, और दूसरी ओर है ये सारस जो 6 फुट से अधिक ऊंचाई होती है। तो देखिए आकार में कितनी विविधता है चिड़ियों में। कुछ चिड़िया जैसे ये मैना है, ये बहुत बहुल्य हैं, हर जगह पाई जाती हैं, और कुछ इनमें से बहुत दुर्लभ हैं जी। तो जरूरी नहीं है कि आप जो दुर्लभ चिड़िया हर जगह मिले, तो उसका लेकिन मैना आप अधिकतर हर स्थान पर देख पाएंगे। और रंगों में भी काफी विविधता है चिड़ियों के। एक और तो ये बिल्कुल फीका सादे रंग की चिड़िया है, इसको फ्लावर पैकर बोलते हैं। और दूसरी तरफ देखिए कितना सुंदर रंग बिरंगा इंद्रधनुषी रंगों का मोनाल, ये एक मुर्गे का संबंधी है। और ये चिड़िया मेरे राज्य यानी उत्तराखंड की राज्य पक्षी है, और बहुत सुंदर पक्षी है, आप देख पा रहे हैं। तो चिड़िया कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? चिड़िया जंगलों में पाई जाती हैं, खुले इलाकों में भी पाई जाती हैं, पहाड़ों पर, नदी किनारे और नदियों में, समुद्र तट पर। तो चिड़ियों का आप हर जगह देख सकते हैं, शहरों में भी आप देख सकते हैं। तो यही खास बात है कि चिड़िया हमारे आसपास किसी न किसी रूप में हमेशा रहती हैं, और इनका आनंद आप घर बैठे बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो पक्षी क्या खाते हैं, एक सवाल था हमारा कि चिड़िया दाना खाती हैं। तो केवल दाना ही नहीं, और कई अन्य प्रकार की चीजें भी खाती हैं। और अगर आप चिड़ियों की चोंच पर ध्यान दें तो उससे आप काफी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि एक चिड़िया क्या खाती होगी। तो उदाहरण के तौर पे ये जो ऊपर बाईं ओर है, इसकी चोंच बहुत ही बारीक और तीखी है, छोटी महीन सी चोंच है। तो अगर आपको याद हो, सनबर्ड की तस्वीर दिखाई थी, तो सनबर्ड क्या खाती है? जो फूलों का रस पीती है, वो मुख्य आहार है। तो उसकी चोंच इसी प्रकार से, उसकी चोंच की उत्पत्ति उसी प्रकार से हुई है। दूसरी ओर जो ये वाली चिड़िया है बाएं से दूसरी, ये एक मांसाहारी पक्षी
की है चोंच, जिससे ये मांस को चीरने में इसे आसानी होती है। तो बाईं तरफ जो सबसे नीचे वाली है, इसकी चोंच आप देखेंगे तो बहुत मोटी है। वो इसलिए क्योंकि सख्त जो बीज या अनाज के दाने होते हैं उनको तोड़ने के लिए ऐसी चोंच उपयुक्त है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप चिड़िया की चोंच देखेंगे तो काफी हद तक आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि उसका मुख्य आहार क्या है। जी। जो पक्षी एक बहुत ही अनोखा व्यवहार करते हैं और अनोखी चीज दर्शाते हैं, और जो है माइग्रेशन यानी प्रवास। कई पक्षी बहुत लंबी दूरी तय करते हैं, और जो बाईं तरफ चिड़िया दी गई है, यह है, इसको बोलते हैं एक आर्कटिक टर्न। ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक का सफर साल में 2 बार करती है। यानी गर्मियों में ये उत्तरी ध्रुव में रहती है और सर्दियों में, यानी जब उत्तरी ध्रुव में सर्दियां होती हैं तो दक्षिणी ध्रुव में गर्मियां होती हैं, तो ये उधर प्रवास करती है। तो सोचिए कि एक छोटी सी चिड़िया कितना लंबा सफर करती है। और हमारा देश प्रवासी पक्षियों के बारे में के संबंध में बहुत धनी है, और जो हम 1200 प्रजातियां हमारी हैं उसमें से करीब 25% ऐसी हैं, यानी करीब 300 प्रजातियां ऐसी हैं जो प्रवासी हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ी प्रजातियां हों या बत्तखें वगैरह हों। कुछ बहुत छोटी चिड़ियां भी हैं, वार्बलर बोलते हैं जिनको, फुदकी भी बोला जाता है। वो गौरैया से भी छोटी चिड़िया होती है, करीब 15-20 ग्राम उसका वजन होता है। वो भी 2-2.5 हजार किलोमीटर का प्रवास हर साल 2 बार करती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है जो बर्ड्स में देखा जाता है। जो चिड़िया हैं, जो चिड़ियों की सबसे बड़ा आकर्षण जो है हमारे लिए, वो शायद उनका गाना है। और तो क्या आपने सोचा है कि पक्षी गाते क्यों हैं? तो पहली वजह तो ये है कि जो लंबा गाना होता है पक्षियों का, वो अपने मादा, अधिकतर जो नर होते हैं वो गाते हैं मादा को आकर्षित करने के लिए। दूसरा, जो चिड़ियां जो झुंड में रहती हैं, जैसे सतभाई या बैबलर की बात हम कर रहे थे, वो आपस में संपर्क साधने के लिए भी बोलते हैं, आवाज करते हैं। और तीसरी वजह पक्षियों की आवाज करने की ये होती है जब उन्हें खतरा महसूस होता है, तो उसको अपने झुंड के अन्य सदस्यों को और कई और चिड़ियों को सचेत करने के लिए वो आवाज निकालते हैं। इसको अलार्म कॉल भी बोला जाता है। तो पक्षी हम जब देखना शुरू करें तो क्या आवश्यकता है हमें? तो मजे की बात यह है कि हमें कुछ खास आवश्यकता नहीं है। अगर अगर हो सके तो आप दूरबीन एक ले सकते हैं और वो ही आमतौर पर काफी है। तो आप शुरुआत कर सकते हैं चिड़ियों का आनंद लेना अपने आसपास। और इसके लिए क्या करें हम? सबसे पहले तो आप थोड़े अपने सुनने की आदत डालें, क्योंकि चिड़िया जैसे रंग रूप अलग होता है उसी प्रकार उनकी आवाजें भी अलग होती हैं, और अक्सर उनकी आवाजें हम पहले सुन पाते हैं, जिस कारण हम उन्हें देख पाते हैं। तो आपके लिए जो बिल्कुल शुरुआती बर्ड वॉचिंग में नए हैं या चिड़ियों
को अभी देखना ही शुरू किया है, उनने उनके लिए अगर आप उनकी आवाज पे भी ध्यान दें तो बहुत मदद मिलेगी आपको। तो कुछ रोचक बातें और हैं, और मैं गरिमा जी से पूछना चाहूंगा कि कितना समय है हमारे पास, तो क्या हम कुछ बहुत ही शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं? हाँ जरूर रमन, समय तो खत्म हो चुका है 12 बजे, लेकिन कुछ मिनट और हम चला सकते हैं क्योंकि हमने लेट शुरुआत की थी। ठीक है, थैंक यू। तो आप आवाज सुन पा रहे हैं? आप आवाज सुन पाए जो मैंने चलाई थी? हाँ। तो ये आवाज थी बहुत ही एक सुंदर आवाज करने वाली, गाने वाली चिड़िया है, श्यामा बोलते हैं उसको, और आप अनुमान लगा सकते हैं कितना सुंदर इसका गाना है। और तो मजे की बात यह है कि ये जो आखिरी आवाज आपने सुनी, ये एक उल्लू की है, और हमारा ये मानना है कि उल्लू बहुत खरखरी आवाज या बहुत डरावनी आवाज होती है उल्लू की, लेकिन ये सुने आप तो आप काफी सुंदर आवाज, मीठी मीठी आवाज है। तो अगर हमारे पास कुछ मिनट और हैं तो कुछ वीडियोस हैं गरिमा जी और मीशा जी की अनुमति से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत छोटे वीडियोस हैं। हाँ जरूर रमन, वीडियो शेयर करते समय आप वो ऑप्टिमाइज वीडियो का बटन जरूर ठीक है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ रमन। हाँ। तो मैंने आपको बताया था कि ये कुकूज जो होती हैं वो दूसरी चिड़िया के घोंसले में अंडा देती हैं, और दूसरी चिड़िया ये समझती है कि वो उसका अंडा है, और बच्चा जो भी होता है उसे अपना बच्चा मानकर उसकी परवरिश करती है। तो उसका ये उदाहरण है। जो बाईं तरफ है वो असल में चूजा है, और वो कोयल है, कोयल का बच्चा है, कुक्कू का बच्चा है। और दाईं तरफ बैबलर है, सतभाई, और जबकि वो साइज में उससे आधा है, तभी भी उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो बड़ी चिड़िया है वो उसका बच्चा है और उसको खिला रहा है। और माफ कीजिए, थोड़ा सा देख पा रहे हैं आप? हाँ रमन।
क्या आप देख पाए ये एक्चुअली जो बाज है उसके ऊपर कैमरा लगा के जो बाज देखता है, बाज किस तरह से शिकार करता है, उसका एक रिकॉर्डिंग थी। और अंत में उस बाज ने एक्चुअली एक बतख का शिकार किया। तो बाज बहुत तेजी से शिकार करते हैं और ये देखा गया है कि करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मतलब डाइव करके शिकार करते हैं। और तो ये एक उदाहरण था। तो मेरे ख्याल से समय काफी हो गया है। तो आशा है आपको ये एक जो परिचय था वो पसंद आया। मैं एक बार फिर आपसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हमें शुरू होने में कुछ वक्त लगा और ये इंटरनेट की खराबी की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ और देरी हुई। गरिमा जी, अगर समय है तो कुछ सवाल ले लें या? हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग अपने सवाल चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मिशा, एक सवाल आया था दीपक जी से, हाँ वो पन्ना में रहते हैं, तो मैं उनको अनम्यूट कर देती हूँ, वो खुद ही पूछ लेंगे सवाल। दीपक जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी। अब मैं पूछ रहा था कि यहाँ नदी, केन नदी में एक सारस का जोड़ा हम 2-3 साल से देख रहे थे, जी। लेकिन वो पिछले 1 साल से अब सिंगल है, अकेला ही देखने को मिल रहा है। तो अभी प्रेजेंटेशन में जैसे बात आई थी कि सारस हमेशा जोड़े में रहते हैं, उसके अलावा वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो वो क्या घोंसला, मतलब उसने ब्रीडिंग भी की थी वहां पे, अंडे भी दिए थे? इसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि वो हमने ऐसे रोज जाके नहीं देखा, लेकिन अक्सर हम वहाँ जाते हैं और वो 2-3 साल से हम उसको देख रहे हैं, जी जी। लेकिन हमने उसके तो बच्चे वगैरह या घोंसला वहाँ नहीं देखा। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि अगर आजकल में आपने देखा है तो आमतौर पे ये सारस भी जो खाना खाने के लिए ना कुछ कुछ हाँ स्थान ढूंढ लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक ही इलाका होता है, वो 4-5 इलाके होते हैं उनके एरिया में और वो बारी बारी से वहां जाते हैं। तो कई बार एक दिखता है, कई बार वो पीछे दूसरा दूसरी जगह हो सकता है। तो आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, क्या पता वो दूसरा कहीं और आसपास छिपा हो। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये 1 साल का लगभग टाइम पीरियड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो वहां पे दूसरा भी होता तो एक बार तो कम से कम दिखता। जी जी। तो ऐसे बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि इंडिविजुअली अगर जब तक आप उनको नहीं पता लगाएंगे, मतलब टैग करेंगे या कुछ निशानी नहीं लगाएंगे, तो हम ये नहीं हाँ, बता पाएंगे कि वो वही जोड़ा है या कोई और जोड़ा है या ओके। तो थोड़ा सा मुश्किल है अभी। बट आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो शायद अ, इस अभी जब मौसम आएगा अंडों का तब ध्यान दीजिएगा आप। हाँ हाँ, थैंक यू। और किसी का सवाल है, आप पूछना चाहेंगे रमन जी से? एक कोई और सवाल साधना है? शर्मा, एक सेकंड, साधना शर्मा, सेकंड। साधना जी, आपने हाथ उठाया था, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे?
मैम हाँ बोलिए, कोई सवाल है आपका? बर्ड्स और डायनासोर में क्या सेम है, मतलब क्या रिलेशनशिप है दोनों में, बर्ड्स और डायनासोर में? सुनाई नहीं दिया ठीक से। माफ कीजिए, आपकी आवाज रमन क्लियर नहीं थी, दोबारा आप बता सकती हैं? मैम बर्ड्स और डायनासोर में क्या रिलेशनशिप? हाँ, डायनासोर। बर्ड्स और डायनासोर में तो अभी जो रिसर्च हुई है साइंटिस्ट ने, वो ये पाया गया है कि डायनासोर, अगर आप पढ़ेंगे डायनासोर्स के बारे में तो आप ये पता लगेगा कि डायनासोर भी कई प्रकार के होते थे। उनमें से छोटे भी होते थे, बड़े भी होते थे। तो कुछ छोटे डायनासोर जब एक्सटिंक्ट हुए, मतलब जब डायनासोर पे एक्सटिंक्शन हुआ डायनासोर्स का, या विलुप्ति हुई उनकी, उनमें से कुछ बच गए थे। तो वो हजारों लाखों सालों बाद वो चिड़िया जो हैं वो वाकई में डायनासोर ही हैं। तो ये पाया गया है जो लेटेस्ट रिसर्च है। पहले हम ये मानते थे कि चिड़ियों और डायनासोर्स, या डायनासोर्स के जो सबसे नजदीकी संबंधी हैं वो रेप्टाइल्स हैं, यानी मगरमच्छ और छिपकलियां वगैरह। लेकिन आज की तारीख में ये पाया गया है कि ना सिर्फ चिड़िया डायनासोर के नजदीकी हैं, बल्कि चिड़िया अपने आप में ही एक डायनासोर है। रमन जी, एक और सवाल आया था कि जी। सनबर्ड के नर और मादा इतने अलग क्यों दिखते हैं, या किसी भी चिड़िया के आप ले सकते हैं, नर और मादा अलग क्यों दिखते हैं? जी, तो ये पाया गया है कि नर थोड़ा सा चटक रंग का होता है मादा की तुलना में। तो वो इसलिए कि क्योंकि मादा को सुरक्षा की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि घोंसले पर और अंडों पर जब बैठती है, और क्योंकि अंडे देने का काम मादा का होता है, जो कि बहुत क्रिटिकल है, और अगर वो बहुत भड़कीले रंग की होगी तो शिकार होने का खतरा रहेगा। तो कैमोफ्लेज के लिए और लो प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए और सर्वाइवल बढ़ाने के लिए, ताकि शिकार उनका कम हो और वो अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं उसमें आसानी से दिखे ना। तो इसलिए अधिकतर मादाओं में ऐसा पाया गया है। एक और सवाल आया है कि कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं पाते, जो उड़ते ही नहीं है, जमीन पर ही रहते हैं, ऐसा क्यों? तो ये कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ नहीं पाते, वो इसलिए क्योंकि उत्पत्ति जो होती है, इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसके दौरान जो परिस्थिति ऐसी हुई कि उनको उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और आप ध्यान दें कि उड़ना अपने आप में बहुत एक एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, यानी ऊर्जा, बहुत ताकत लगती है उड़ने में। अगर आप अपने हाथ 10 बार ही हिलाएं, ऊपर नीचे करें, तो आप थक जाएंगे। तो आप सोचें कि चिड़िया दिन भर उड़ने के लिए ऐसा करती हैं, तो यानी उसको उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति है जहां उड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो वो धीरे धीरे वो ऊर्जा कहीं और एक्सपेंड हो जाती है। तो इसलिए वो अपना उड़ने की क्षमता खो चुके हैं। और क्योंकि बात हुई है, तो आपको बताऊं कि ये पाया गया है कि चिड़ियों को इतनी ऊर्जा की जरूरत होती है कि अब वो ऊर्जा आएगी कहाँ से? खाने से। आमतौर पे देखा गया है कि एक चिड़िया
अपने शरीर के वजन जितना खाना, यानी अगर 50 ग्राम की चिड़िया है तो वो एक दिन में 50 से 100 ग्राम उसको खाने की आवश्यकता है। तो यानी आप सोचें, अगर आपका वजन 65 किलो है तो आप 65 किलो खाना खाएं रोज। तो खैर, तो बात ऊर्जा की है, तो जो उड़ान है उसमें बहुत ऊर्जा इस्तेमाल होती है, और जहां उड़ान की जरूरत नहीं है तो तुरंत वो मतलब दूसरी जगह उसका उपयोग होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी और आप सबका जो आप इस सेशन में शामिल हुए। मीशा ने चैट बॉक्स में हमारे फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पेजेस का लिंक भेजा है, तो अगला सेशन कब होगा और किस विषय पर होगा ये आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करके देख सकते हैं। तो इसके साथ हम ये सेशन यहीं खत्म करें रमन जी। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे निवेदन ये है कि अपना फीडबैक, यानी आपको कैसा लगा और क्या कमी या क्या आप चाहते हैं, क्योंकि हमारी टीम इससे अभी डेवलप ही कर रही है। ये हिंदी में एक पहला हमारा अनुभव था। तो अगर आप शेयर करें तो जो अगला ऐसा सेशन होगा हिंदी में, तो उसको हम काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, और जो जैसे गरिमा जी ने बताया था कि ये सिलसिला जारी रहेगा, और समय समय पर हम अर्ली बर्ड के सेशंस करते रहेंगे, और ना सिर्फ अंग्रेजी में और हिंदी में, और बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी, यानी अभी तक तमिल और कन्नड़ा में हो चुका है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में अन्य भाषाओं में भी ऐसे सेशन होते रहेंगे। और आप सभी का धन्यवाद गरिमा जी। हाँ जी, तो इसके साथ हम ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।